जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 2 को। दोस्तों पेपर नंबर 2 आपका वीडियो नंबर 6 होगा और यूनिट नंबर 4 पार्ट 2 होगा। इसके पहले पार्ट 1 यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग देखे थे पार्ट 1। दोस्तों पार्ट 1 में क्या था कि जो श्रवण यंत्र होते हैं, श्रवण विस्तारक उपकरण, ये आपका यूनिट नंबर 4 है, यानी जो हियरिंग एड होता है। तो दोस्तों समूह हियरिंग कक्षा श्रवण विस्तारक श्रवण प्रणाली, यानी एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है जो व्यक्तिगत हियरिंग ऐड होता है जो कि पर्सनल लगाते हैं बच्चे, और एक होता है ग्रुप में। जैसे मान लीजिए कि विद्यालय में बच्चा पढ़ता है तो उसको ग्रुप हियरिंग एड लगाया जाता है और ग्रुप में 10-12 बच्चों को एक साथ रख करके पढ़ाया जाता है, उसे ही ग्रुप हियरिंग एड कहा जाता है। तो दोस्तों जो हम लोगों ने पहला वीडियो देखा था उसमें ईयर मोल्ड क्या होता है, यानी कर्ण सांचा, उसके बारे में देखे, हियरिंग एड के रख रखाव के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो यूनिट नंबर 4 का पार्ट 1 है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। आप अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे दे रहे हैं, या तो आप प्ले लिस्ट, दोस्तों हमारा जो चैनल है आरपी टारगेट एजुकेशन, आरपी टारगेट एजुकेशन, आप चैनल पर जाइए और वहाँ पर प्ले लिस्ट देखिए। ठीक है, प्ले लिस्ट देखेंगे तो आपको पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, 4, 5 और 6 सभी पेपर के प्लेलिस्ट बने हैं, वहीं से आप चाहें तो सभी पेपर को देख सकते हैं। आइए आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ये भी महत्वपूर्ण होता है, और इसके अंतर्गत जो बच्चे जो दोस्तों कक्षा श्रवण विस्तारण प्रणाली निम्नलिखित है। ये क्या चीज़ होता है कक्षा, यानी कहने का मतलब ये है कि बच्चा जब घर पर रहता था, मम्मी के पास रहता था, तो जो सिंगल हियरिंग एड होता था, कान के पीछे लगाने वाला या पॉकेट लेवल हियरिंग एड, उसको लगा करके उसका काम चल जाता था। लेकिन जब बच्चा स्कूल में गया तो स्कूल में दोस्तों 10-12 बच्चों को एक साथ बैठा करके, इन सभी लोगों को अगर देखा जाए तो हियरिंग एड एक होता है, ये सब बच्चे यहाँ बैठ जाते हैं सभी ये, और ये अपने कान में लगा लेते हैं, सभी यहीं पर सेट होता है सारे सिस्टम। उसी के अंतर्गत देखेंगे तो यहाँ 4 प्रकार के हियरिंग एड बताए गए हैं। हियरिंग एड का मतलब होता है श्रवण यंत्र, कान में सुनने वाली मशीन। दोस्तों जो पहला ये ग्रुप हियरिंग एड के अंतर्गत बताया गया है, जो कक्षा विस्तारक प्रणाली के अंतर्गत बताया गया है, ये है हार्ड वायर सिस्टम, यानी हार्ड वायर प्रणाली। ठीक है, ये पहला होता है। दूसरा है लूप इंडक्शन सिस्टम, यानी इंडक्शन लूप इंडक्शन सिस्टम। नेक्स्ट है दोस्तों इंफ्रारेड प्रणाली, यानी इंफ्रारेड सिस्टम, और एफएम प्रणाली। ये सारे दोस्तों जो ये 4 प्रकार के आप ग्रुप हियरिंग एड देख रहे हैं, ये ग्रुप हियरिंग एड के बारे में आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। आपसे पूछ देगा कि जो कक्ष श्रवण विस्तारक प्रणाली है ये क्या है, इसमें ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं जो ये आपका हेडिंग है, कक्ष श्रवण विस्तारक प्रणाली। ये होता क्या है? ये होता है कि व्यक्तिगत श्रवण यंत्र श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए विस्तारण का प्राथमिक साधन है। इसका उपयोग श्रवण बाधित व्यक्ति मौखिक संप्रेषण कौशल को अर्जन करने के लिए करता है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे व्यक्तिगत एनालॉग पद्धति की आवृत्ति सीमा सीमित होती है तथा यह शोरगुल वाले वातावरण में प्रभावित हो जाती है। यही समस्या क्लासरूम उद्देश्य के लिए व्यक्तिगत श्रवण यंत्र का उपयोग करने के लिए बाध्य करती है। कक्षा श्रवण विस्तारण प्रणाली का वह उपकरण है जिसका उपयोग एक समय में एक साथ कई बच्चे कर सकते हैं, और यह मुख्य रूप से शैक्षणिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत श्रवण यंत्र की तुलना में आवृत्ति सीमा काफ़ी विस्तृत होती है, और साथ ही इसका गेन भी व्यक्तिगत श्रवण यंत्र से अधिक होता है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रवण यंत्र और ग्रुप हियरिंग एड के बारे में आप लोगों ने देखा। दोस्तों इसमें है शैक्षणिक परिदृश्य में किसी भी विस्तारण की विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। जो ये ग्रुप हियरिंग एड होता है इसकी कुछ विशेषता हैं। इसकी अगर कुछ विशेषता देखेंगे तो ये क्या है, यंत्र का इलेक्ट्रो एक्यूस्टिक फ्लेक्टिबिलिटी सीवियरली और आवृत्ति कॉन्फ़िगरेशन अकामडेट
होना चाहिए ताकि सारे बच्चे उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, प्रत्येक बच्चे के प्रत्येक कान के लिए व्यक्तिगत नियंत्रक उपलब्ध होना चाहिए। जिस प्रकार, कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे ये जो पॉइंट दिया है, जो प्रत्येक बच्चे, हम बताएं ना कि 10 बच्चे 12 बच्चे, तो सबके पास अपना नियंत्रण होना चाहिए, जैसे वॉल्यूम कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है कि जिस प्रकार शिक्षक की ध्वनि सुनाई पड़ रही है उसी प्रकार अन्य छात्रों की ध्वनि भी सुनाई देना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब क्लास में एक साथ बच्चे बैठे हैं तो जैसे मान लीजिए कि शिक्षक बोल रहा है तो बच्चा, ये जो शिक्षक है, मेन शिक्षक हो गया, तो ये बच्चे चारों तरफ बैठे हुए हैं और ये बच्चे, जो ये शिक्षक जो भी बोल रहा है ये बच्चा सुन रहा है, तो ये बच्चा अगर बोल रहा है तो ये बच्चा भी उसकी बात को सुनेगा। ये कहने का मतलब इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है, स्वयं की वाणी को मॉनिटरिंग करना संभव होना चाहिए। कक्षा में शोरगुल के प्रभावों को कम करना चाहिए। इसको चलाना और रखरखाव करना सरल होना चाहिए। कक्षा श्रवण विस्तारण प्रणाली निम्नलिखित होते हैं। दोस्तों अब आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। हार्डवायर सिस्टम अभी हम लोगों ने देखा, लूप इंडक्शन सिस्टम, इंफ्रारेड प्रणाली, एफएम सिस्टम। अब हार्डवायर प्रणाली होता क्या है, एक एक मशीन के बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। कम से कम अगर मान लीजिए कि आ जाएगा कि ग्रुप हियरिंग एड में हार्ड वायर सिस्टम क्या होता है, तो हार्ड वायर, हार्ड का मतलब कठोर हो गया, वायर का मतलब तार हो गया, यानी कठोर तार के द्वारा उसमें अपना तार वाला अपना वायर रहता है। और ये तो इसके अंतर्गत देखेंगे, कक्षा का श्रवण विस्तारण प्रणाली के इतिहास में सर्वप्रथम हार्ड वायर प्रणाली को ही विकसित किया गया था। इसे समूह श्रवण यंत्र भी कहा जाता है। इसमें एक हेडफोन का सेट और एक माइक्रोफोन एवं एक एम्पलीफायर होता है। ठीक है, इस विस्तारण प्रणाली को कक्षा में छात्रों के टेबल पर अस्थायी रूप से फिक्स किया जाता है। प्रायः हार्डवायर प्रणाली का उपयोग 6 से 8 बच्चों को एक समय में एक साथ किया जाता है। ठीक है, पढ़ाने के लिए होता है एवं उन्हें कक्षा में अर्धवृत्ताकार में बैठाया जाता है। इस विस्तारण प्रणाली में छात्रों एवं शिक्षक को एम्पलीफायर के साथ जोड़ने के लिए तार का उपयोग किया जाता है। इस विस्तारण प्रणाली में शिक्षक के लिए एक माइक्रोफोन होता है जिसे शिक्षक के टेबल पर फिट किया जाता है या छत से लटका दिया जाता है अथवा शिक्षक अपने गले में पहनता है। एवं उपकरण का प्रयोग करने वाले प्रत्येक छात्र के लिए भी माइक्रोफोन की व्यवस्था होती है। प्रत्येक छात्र के डेस्क पर एक नियंत्रक बॉक्स होता है जिसमें दाएं और बाएं हेडफोन के लिए अलग अलग वॉल्यूम कंट्रोल होता है। प्रत्येक छात्र के लिए हेडफोन एक सेट होता है। कहने का मतलब ये सारा चीज़ जो देख रहे हैं यहाँ पर, आइए देख लीजिए एक बार। कहने का मतलब ये हो गया टीचर, और टीचर के लिए एक माइक्रोफोन, जैसे माइक आप खुद सोचिए, हम बता दे रहे हैं, जो गांव में माइक आता है ना, जैसे आप स्टेज शो या कुछ देखे होंगे तो वो माइक लगा होता है। माइक क्या करता है कि आवाज़ खींचता है, एम्पलीफायर उस माइक की आवाज़ को खींच लेता है और खींच करके अब बच्चों तक यहाँ पहुँचाएगा। यहाँ पर दो चीज़ लगा हुआ है, ये हेडफोन है, बच्चे अपना हेडफोन लगा करके कान में लगा लेंगे, तो इससे जो ये टीचर बोल रहा है, यहाँ टीचर जो बोल रहा है माइक से, तो ये सभी बच्चों को सुनाई देगा। ठीक है, सभी हेडफोन लगाए हैं। यहाँ पर कंट्रोल होता है, यानी वॉल्यूम कम बेसी करने के लिए सभी बच्चों के पास होता है कि कम बेसी आवाज़ को कर सकता है। ठीक है, तो ये इसमें होता है, इस तरीके से हेडफोन्स होते हैं और ये चिल्ड्रन। ठीक है, तो यही ग्रुप हियरिंग एड सिस्टम के अंतर्गत होता है, आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। इसके अंतर्गत अगर शिक्षक का माइक्रोफोन ध्वनि संकेतक को कैच करता है तथा उसे विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है, यह संकेतक प्रवर्धक तक प्रेषित कर देता है और उसे बढ़ाता है एवं उसे छात्रों के नियंत्रण बॉक्स में भेजता है, जहां बच्चा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक कान के लिए विस्तारण को व्यवस्थित कर सकता है। उसके पश्चात हेडफोन में लगे रिसीवर के द्वारा बढ़ी हुई विद्युतीय संकेतक को पुनः ध्वनि संकेतक में परिवर्तित किया जाता है और उसे कान तक पहुंचाया जाता है। हार्डवायर सिस्टम, दोस्तों अभी जो ये सिस्टम देखिए आप, हार्डवायर सिस्टम, इसके कुछ लाभ हैं और
कुछ हानि है। हर एक जगह जो भी हियरिंग एड आप देख रहे हैं उन सारे के सारे लाभ और हानि आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रणाली के द्वारा सिग्नल की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त होती है। प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार ध्वनि प्रदान की जाती है। इसमें आवाज़ संकेतक की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। एक ही समय में एक साथ कई बच्चों को कक्षा में पढ़ाया जा सकता है। ये सारे लाभ हो गए दोस्तों। अब अगर देखें तो इसमें कुछ कमी भी रहती है। तो इसका हार्डवेयर प्रणाली की सीमाएं दोस्तों, अब सीमाएं इसकी क्या सीमाएं हैं, ठीक है। यदि माइक्रोफोन को शिक्षक के टेबल पर फिक्स किया जाए या छत से लटकाया जाए तो उस स्थिति में स्पीकर से उसकी दूरी होने के कारण ध्वनि संकेतक की मात्रा कमज़ोर हो जाती है। इसलिए माइक्रोफोन को शिक्षक के गले में लटकाना उपयुक्त होता है। शिक्षक और छात्र तार से जुड़े होने के कारण उनकी गतिशीलता बाधित हो जाती है। ये सारे कमियां हैं दोस्तों, यानी हानि है। आकार के कारण सहजता से ले जाने में समस्या होती है, यानी आकार इसका बड़ा होता है इसलिए कहीं ले आने में समस्या होती है। हेडफोन लगाए रहने से छात्रों की असुविधा महसूस होती है। इसका उपयोग सिर्फ क्लासरूम में ही किया जा सकता है। ये इसके हानि है दोस्तों। लूप इंडक्शन सिस्टम, अभी हम लोग देख रहे थे हार्डवायर सिस्टम। अब वो आपसे पूछ देगा कि लूप इंडक्शन सिस्टम क्या है दोस्तों। लूप इंडक्शन सिस्टम यानी लूप इंडक्शन प्रणाली, ये भी एक समूह हियरिंग एड का एक प्रकार है। लूप का मतलब होता है कि रूम में चारों तरफ तार लगा रहता है और इसमें सब जो आवाज़ होती है ये आवाज़ विस्तृत होता है, बीच में बच्चा घूमता है तो उसको आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन इसको अगर नियमबद्ध तरीक़ा से देखेंगे तो लूप इंडक्शन विस्तारण प्रणाली उच्च गुणवत्ता विस्तारण को प्राप्त करने के साथ साथ कक्षा में छात्र और शिक्षक की गतिशीलता को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत पूरी कक्षा में दीवारों पर तार का एक लूप लगाया जाता है। एम्पलीफायर से बढ़ी हुई विद्युतीय संकेतक कक्षा में फैली लूप कॉइल के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वायर में परिवर्तित की जाती है। कक्षा में प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत श्रवण यंत्र लगाए होते हैं। कहने का मतलब देखिए, लूप इंडक्शन जो सिस्टम है ये दीवार जो आपका दीवार है चारों तरफ तार लगाया जाता है और इसमें बच्चा अपना व्यक्तिगत हियरिंग एड पहन करके रहते हैं। और जो व्यक्तिगत हियरिंग एड पहनते हैं तो फर्स्ट वीडियो में जो पहला वीडियो हम बताए थे उसमें बॉडी लेवल हियरिंग एड बताए थे, ठीक है। तो उसमें बताया था कि टी क्या होता है और ये टेलीकॉइल उसका जैसे जो हियरिंग एड होता है उसमें एक टी पॉइंट होता है। टी पर कर दीजिए यानी इसी तरह घुमाने वाला होता है। टी पर कर दीजिए, ये एम टी पर कर दीजिए। तो एम टी पर कर देंगे तो माइक्रोफोन और टेलीकॉइल दोनों को आवाज़ को कैच करता है। टी पर कर देंगे तो केवल टेलीकॉइल को पकड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ये चारों तरफ तार है और इसमें आवाज़ आ रहा है तो इसी आवाज़ को केवल टेलीकॉइल पर हियरिंग एड रहेगा तो कैच करेगा, ठीक है। अब एमटी पर रहेगा तो माइक्रोफोन जो बाहर से आवाज़ बोला जाता है ओ और टी दोनों कवर करेगा। तो जब बच्चा ये ग्रुप हियरिंग अपना हियरिंग एड लगा करके लूप इंडक्शन सिस्टम में रहेगा तो एमटी पर उसका पॉइंट रखना होगा। कक्षा में इस लूप के अंदर उपस्थित बच्चे का श्रवण यंत्र में स्थित इंडक्शन कॉइल इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग को कैच करता है और फिर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनपुट को इंडक्शन कॉइल के द्वारा विद्युतीय संकेतक में परिवर्तित कर दिया जाता है और उसे एम्पलीफायर के द्वारा बढ़ी विद्युतीय संकेतक को रिसीवर के पास भेज दिया जाता है, जहां पर रिसीवर इस बढ़ी हुई विद्युतीय संकेतक को ध्वनि संकेतक में परिवर्तित कर कान तक पहुंचाता है। कहने का मतलब दोस्तों लूप इंडक्शन सिस्टम, ये अभी आपने क्या देखा, लूप इंडक्शन सिस्टम क्या होता है इसमें दोस्तों कि रूम के चारों तरफ वायर लगा दिए जाते हैं, ठीक है, वायर लगा दिए जाते हैं और बच्चे पर्सनल हियरिंग एड अपना पहन करके इस रूम में कहीं भी टहल सकते हैं और जो उसका माइक्रोफोन और टेलीकॉइल उसका जो पॉइंट होता है उस पर कर देंगे तो ये चारों ओर जो आवाज़ होती है इस आवाज़ को हियरिंग एड कैच करके अपना बच्चे के कान तक पहुंचाएगा और बच्चे अपने जो पर्सनल हियरिंग एड है उससे सुनते हैं। दोस्तों इसके कुछ नुकसान और कुछ फ़ायदे भी होंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यही देखिए लूप इंडक्शन सिस्टम है, इसको हम दिखा देते हैं एक सेकंड। ये लूप इंडक्शन सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं, ये एम्पलीफायर हो गया, ठीक है, एम्पलीफायर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक और ये सब तार इलेक्ट्रोड टाइप का अपना ये है, ठीक है।
पर्सनल हियरिंग एड हो गया, ये बच्चा लेकर के पर्सनल अपना हियरिंग एड लगा करके उस रूम में घूम रहा है और चारों तरफ ये क्या होता है, तार से घिरा होता है। नेक्स्ट आइए अब देख लेते हैं। इस प्रणाली में यदि श्रवण यंत्र टी की स्थिति पर रखा जाए तो उस समय बाहरी माइक्रोफोन कट आउट हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम आपको हियरिंग एड पढ़ा रहे थे पर्सनल हियरिंग एड, तो उसमें टी और एमटी का पॉइंट बताए थे कि टी और एमटी क्या होता है। तो जो हमारा हियरिंग एड होता है दोस्तों पर्सनल, उसी में यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसी में टी होता है, एमटी होता है, ऑफ ऑन का स्विच होता है। तो जो हमारा टी पर अगर ऊपर लगाए हैं तो केवल जो रूम के अंदर जो इंडक्शन लूप सिस्टम फैला है केवल उसी आवाज़ को कैच करेगा। बाहर से कोई भी अगर आप आवाज़ बोलते हैं तो ये जो है आवाज़ को कैच नहीं करेगा। बाहरी आवाज़ और लूप इंडक्शन सिस्टम की आवाज़ को दोनों को कैच करने के लिए आपको एमटी पर रखना होगा, ठीक है। अब दोस्तों आज ये कुछ इसके लाभ कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। इसमें शिक्षक तथा छात्र की गतिशीलता संभव है, यानी छात्र और शिक्षक रूम में कहीं भी इधर उधर आ जा सकते हैं, ठीक है। इस प्रणाली में आवाज़ संकेतक का अनुपात अच्छा होता है। इस प्रणाली में छात्र अपना स्वयं का श्रवण यंत्र का उपयोग करता है। अन्य विस्तारण उपाय की तुलना में कम खर्चीला होता है। लूप इंडक्शन सिस्टम की कुछ हानियाँ हैं, उसको भी देख लीजिए। दोस्तों इस पद्धति में स्पिल ओवर की संभावना अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वाणी संकेतक मिश्रित हो जाती है, जिससे बच्चों को समझने में समस्या आती है। यदि पास के कक्षाओं में दो पद्धति चल रहे होते हैं तो स्पिल ओवर हो सकता है, यानी एक कक्षा दो कक्षे में कॉइल लगे हुए हैं तो एक कक्षा का दूसरे कक्षे में आवाज़ कवर कर लेगा, यानी ये कैच कर लेगा। लूप इंडक्शन वाले कमरे में सभी जगह विद्युतीय चुंबकीय संकेतक समान नहीं होते हैं, अतः सिग्नल की अनियमितता भी आ जाती है। चुंबकीय संकेतक की क्षमता दूरी बढ़ने से घट जाती है, ठीक है। ये आपके कुछ हानि हो गई। अब दोस्तों इंफ्रारेड भी एक हियरिंग एड का ग्रुप हियरिंग एड का प्रकार है। इंफ्रारेड सिस्टम होता है, यानी इंफ्रारेड सिस्टम जो होता है, इंफ्रारेड प्रणाली ध्वनि को प्रकाश तरंग के रूप में संचालित करती है। इंफ्रारेड का मतलब हो गया किरण, ठीक है। इंफ्रारेड प्रणाली ध्वनि को प्रकाश तरंग के रूप में संचालित करती है। यह प्रकाश तरंग मानव जीवन के लिए हानिकारक नहीं होती एवं इसे सामान्य आँखों से नहीं देखा जा सकता है। विशेष ट्रांसमीटर के द्वारा आवाज़ को पिकअप कर सिग्नल को अदृश्य प्रकाश तरंग के रूप में लिसनर जो सुनने वाला है को भेज दिया जाता है। श्रोता के पास व्यक्तिगत तार रहित रिसीवर होता है। इस रिसीवर में फोटो डिटेक्टर डायोड होता है जो इंफ्रारेड सिग्नल को ग्रहण करता है तथा उन्हें आवाज़ में परिवर्तित कर देता है। श्रोता रिसीवर को अपने श्रवण यंत्र के साथ रखता है, प्रयोग कर सकता है, किंतु उसे जो टी स्थिति पर रखना होता है एडाप्टर लगाना होता है। अब दोस्तों इंफ्रारेड के साथ आप लोगों ने देखा कि जो कान की मशीन होती है उसको भी साथ में लेना पड़ता है और रखना पड़ता है, और ये प्रकाश की तरंगों जैसे आवाज़ को तरंग में ही भेजता है, ठीक है। तो इसके कुछ लाभ है। पास के कमरे में हस्तक्षेप नहीं होता, आवृत्ति परिवर्तन के द्वारा भी बाधा नहीं होती। इसके साथ में श्रवण यंत्र का प्रयोग भी किया जा सकता है। आवाज़ संकेतक का अनुपात अच्छा होता है। इसमें बैठने की कोई बाध्यता नहीं होती है, बच्चा कहीं भी बैठ सकता है। अब दोस्तों इसके कुछ हानि है। यह खर्चीला होता है। इसका प्रयोग खुले वातावरण में नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होता है। अवरक्त प्रकाश सिर्फ सीधी रेखा में ही चलती है, अतः यदि बीच में कोई रुकावट आ गई तो यह रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए कक्षा अवरोध मुक्त होनी चाहिए। अब दोस्तों आ गया एक FM प्रणाली। FM आप लोगों ने सुना होगा FM कैसे काम करता है, वही FM प्रणाली है, ठीक है। FM प्रणाली के अंतर्गत अगर देखेंगे तो इसमें सिग्नल काम करता है। FM शब्द का उपयोग सिग्नल के रेडियो प्रसारण के लिए किया जाता है, जिसमें ध्वनि तरंगों को विद्युतीय संकेतक में परिवर्तित किया जाता है, जिसे प्रेषक के द्वारा FM संकेतक में परिवर्तित कर रिसीवर को भेज दिया जाता है। आवृत्ति को घटाने बढ़ाने
लगाने की पद्धति में 2 यूनिट होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर। दोस्तों ट्रांसमीटर और रिसीवर इसमें होते हैं, एफएम प्रणाली रेडियो की तरह एक सिग्नल आवृत्ति पर एफएम सिग्नल को संचारित करता है एवं रिसीवर करता है। शिक्षक एक बिना कार्ड रहित माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर पहने रहता है जो कि ध्वनि संकेतक को रेडियो तरंग में बदलकर वातावरण में प्रसारित कर देता है। ठीक है, वातावरण में प्रसारित कर देता है। छात्र एफएम रिसीवर पहने रहते हैं जिसकी आवृत्ति को शिक्षक द्वारा पहने गए माइक्रोफोन और ट्रांसमीटर के साथ सामंजस्य किया जाता है। आवृत्ति को सामंजस्य करते ही वह वातावरण से रेडियो संकेतक को कैच कर लेता है और उसे पुनः ध्वनि संकेतक में बदल देता है। इसमें स्पीकर और लिसनर को जोड़ने के लिए कोई तार नहीं लगा होता है। एफएम प्रणाली का प्रसारण सीमा 30 फीट से 200 फीट तक होता है। इसमें स्पीकर ट्रांसमीटर और माइक्रोफोन को अपने कपड़ों पर मध्य रेखा पर लगाता है, परंतु मुंह से माइक्रोफोन की दूरी 6 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका हो गया एफएम सिस्टम। दोस्तों एफएम सिस्टम के भी कुछ लाभ हैं। छात्र एवं शिक्षक की गतिशीलता संभव, यानी शिक्षक और छात्र इसमें घूम टहल सकते हैं। इसमें संकेतक स्तर लगातार कायम रहता है। यह व्यक्तिगत श्रवण यंत्र के अनुरूप होता है। यह कक्षा में अलग अलग आवृत्ति माध्यम का उपयोग प्रसारण के लिए किया जाता है। इस प्रकार स्पिल ओवर की समस्या कम होती है। यह लाने या ले जाने में सुविधाजनक होता है। बिजली स्रोत के लिए दोबारा दोष लगाने योग्य बैटरी उपयोग किया जा सकता है। इसे लगाना सरल है। अब दोस्तों एफएम जो सिस्टम है इसके कुछ हानि हैं। सौंदर्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। यह उपकरण काफ़ी महंगा है। दोस्तों इसके बाद अगर कुछ और पॉइंट देखेंगे तो ये सामान्य आवृत्ति पर यदि किसी रेडियो पर प्रसारण आ रहा है तो उसमें बाधा आ सकती है। प्रसारण क्षेत्र की सीमा ट्रांसमीटर की क्षमता पर निर्भर करती है। दोस्तों एक और प्रश्न यहाँ से आपको देखने के लिए पेपर में सीधे पूछता है कि कोक्लियर इम्प्लांट क्या है। दोस्तों कोक्लियर इम्प्लांट के बारे में थोड़ा सा पहले आप लोग समझ लीजिए कि कोक्लियर इम्प्लांट होता क्या है। ठीक है, यहीं से समझ लेंगे तो आप समझेंगे कि कोक्लियर इम्प्लांट वैसे ज़्यादा समझ लेंगे। इसमें होता क्या है कि जो मनुष्य होता है उसको ये आप लोग कान के बारे में जब हम पढ़ाए थे कि कान क्या करता है, तो आवाज़ को एकत्र करके ये ईयर के द्वारा कान के पर्दा पर के पास जाता है और यहाँ पर 3 हड्डियाँ होती हैं। 3 हड्डियाँ में कंपन होता है, उसके बाद ये कोक्लिया में जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है दोस्तों, जो कोक्लियर इम्प्लांट होता है ये बहुत महंगा होता है। ये लगभग 5 लाख से 12 लाख के बीच में और अधिक ही आपको लगेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का सर्जिकल करके ये अंदर ब्रेन के अंदर जो ये यहाँ पर लगा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पर, रुके दोनों को थोड़ा सा छोटा करते हैं उसके बाद समझाते हैं। यहाँ पर देखिए ये ब्रेन को ऑपरेशन करके ये अंदर से ये चीज़ लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक चिप लगा हुआ है। ये यहाँ से तार ला करके सीधे आप देखेंगे, यहाँ से ला करके सीधे जो ये कोक्लिया है, कोक्लिया में लगा करके सीधे ब्रेन में भेज दिया जाता है। और बाहर एक रिसीवर होता है, यहाँ पर ये देखेंगे ये आवाज़ को कैच करता है। यानी कहने का मतलब जो ये हियरिंग एड यहाँ पर देखेंगे, ये बाहर से हियरिंग एड लगा हुआ है, ये बाहर एक चिपका हुआ डायोड होता है और ये ट्रांसमीटर होता है। ये आवाज़ को अंदर भेजता है और अंदर से जो रिसीवर है वो रिसीव करके, देखिए यहाँ ट्रांसमीटर और ये रिसीवर, ठीक है, और ये फैट है, म्यूजिकल बोन, ये हड्डी होते हुए तार अपना ये इधर सीधे कोक्लिया में चला गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो आवाज़ है, अब आवाज़ आप यहीं से सुनेंगे, आवाज़ आप यहाँ से सुनेंगे, ऊपर जो ये डायोड लगा है वो वहाँ से, ठीक है, आवाज़ आपको डायोड से ये सुनेंगे, अंदर सीधे डायरेक्ट ये कोक्लिया में ले जाता है। आइए अब थोड़ा सा इसको आप लोग पढ़ लीजिए ताकि पेपर में आ जाए तो आप 2 लाइन 4 लाइन लिख सकें इसके बारे में। कोक्लियर इम्प्लांट, दोस्तों कोक्लियर इम्प्लांट होता क्या है। कोक्लियर इम्प्लांट एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र उपकरण है। गंभीर से अति गंभीर श्रवण दोष, यानी कहने का मतलब जो बच्चे 90 dB पार कर चुके हैं, ठीक है, 90 dB पार कर चुके हैं। आवाज़ हम बताए थे ना कि 40 dB, 50 dB, 60 dB, 70 dB, 80 dB, 90 dB, तो 90 के ऊपर प्रोफाउंड हो जाता है, ये बच्चे सुनते नहीं हैं। तो इन बच्चों के लिए जो ये कोक्लियर इम्प्लांट है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और ऐसे ही बच्चों को ज़्यादातर कोक्लियर इम्प्लांट लगाया जाता है। ठीक है,
गंभीर से अति गंभीर श्रवण दोष वाले व्यक्ति या बालक को व्यक्तिगत श्रवण यंत्र के द्वारा ध्वनि का बोध नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक सिद्ध होता है। कॉक्लियर इम्प्लांट सीधे तौर पर ऑडिटरी नर्व को उद्दीपन देता है। यह एक सर्जिकल इम्प्लांट है जो कि अंत कान में किया जाता है, ठीक है, अभी कोक्लिया में सीधे किया जाता है। यह एक कान अथवा दोनों कान में किया जाता है, ठीक है। अतः इस कॉक्लियर इम्प्लांट की निर्माण इस प्रकार किया गया है कि यह कुछ हद तक दूषित खराबी संवेदी प्रक्रिया के बाह्य पथ को छोड़कर सीधे तौर पर श्रवणीय तंत्रिका को उद्दीपन करता है। कॉक्लियर इम्प्लांट में बाह्य तथा आंतरिक दो भाग के होते हैं, ठीक है, यानी अभी दो भाग हम बताए वही, यानी एक बाहरी भाग में कॉक्लियर इम्प्लांट का पार्ट एक बाहरी रहता है, एक अंदर सर्जिकल करके लगाया जाता है। तो ये बाहरी भाग में क्या क्या होता है दोस्तों? बाहरी भाग में माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन श्रवणीय संकेतों को ग्रहण करके विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करता है। ट्रांसमीटर होता है दोस्तों। ट्रांसमीटर कोडेड विद्युतीय ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बदलता है। स्पीच प्रोसेसर होता है। स्पीच प्रोसेसर बाह्य स्तर पर आधारित की गई वाक संकेत इकाई संकेतों को इच्छा अनुसार विद्युतीय रूपों में बदलता है, ठीक है। अब बी दोस्तों हो गया, ये तो बाहरी था। अब कान के अंदर जो ऑपरेशन करके डाला जाता है, यानी कान के अंदर नहीं, वो ब्रेन जब सर कान के ऊपर ऑपरेशन होता है और उसी में अंदर फिट कर दिया जाता है, तो उसमें क्या क्या होता है? यह एक पतला गोलाकार निकिल के आकार जैसा होता है। यह बाह्य संकेतों को इलेक्ट्रोड तक सूचना पहुंचाने का कार्य करता है। यह एक मैग्नेट होता है जिस पर ट्रांसमीटर कॉइल है। इलेक्ट्रोड और शल्य चिकित्सा के द्वारा इलेक्ट्रोड अरे, यानी यह शल्य चिकित्सा के द्वारा आरोपित किए गए इलेक्ट्रोड को तंत्रिका तंतुओं को उद्दीपन करते हैं। इसकी आवश्यकता होती है श्रवण बाधित बच्चों व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट एक अच्छा विकल्प होता है, ठीक है। भारत में कॉक्लियर इम्प्लांट दोस्तों, भारत में जो कॉक्लियर इम्प्लांट है करने की सुविधा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई जैसे महानगरों के कुछ अस्पतालों में उपलब्ध है। इसके लिए वर्तमान समय में 10 से 12 लाख रुपए खर्च आता है दोस्तों। वर्तमान में ये 10 से 12 लाख रुपए खर्च आता है। प्रारंभिक दौर में यह छोटे उम्र में होता था, परंतु आज हर उम्र के बच्चे व्यक्तियों का कॉक्लियर इम्प्लांट हो रहा है। प्रारंभ में इसकी सफलता 52% बताई गई थी। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉक्लियर इम्प्लांट करा देंगे तो 100% आपका बच्चा सुनने लगेगा और बोलने लगेगा। ये पहले ये 52% था कि यानी जैसे मान लीजिए कि 100 बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट लगता था तो 52% ही बच्चों को सुनाई है, इस तरीके से सफलता होता था, प्रतिशत बताई गई थी। शल्य चिकित्सक इसकी निश्चित सफलता के बारे में नहीं बता सकते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट करने के बाद बच्चा या व्यक्ति बोलने लगेगा, ऐसी अपेक्षा रखना गलत होगा। जिस प्रकार बच्चे को श्रवण यंत्र लगाकर स्पीच थेरेपी ध्वनियों की पहचान कराना सिखाया जाता है, ठीक उसी प्रकार उसके लिए भी स्पीच थेरेपी के अभ्यास द्वारा ध्वनियों की पहचान तथा बोलने सीखने की आदत डालने की उतनी ही ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ नियमित देखरेख तथा सलाह लेने की ज़रूरत होती है। दोस्तों अब आ गया, जैसे मान लीजिए कॉक्लियर इम्प्लांट तो हो गया, अब कॉक्लियर इम्प्लांट के अलावा जो श्रवण यंत्र होता है, श्रवण यंत्र का चुनाव करने की प्रक्रिया से अवगत होना। श्रवण यंत्र का चुनाव दोस्तों, श्रवण यंत्र का चुनाव हमें कैसे करना चाहिए इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रवण यंत्र आपको कैसे चुनना चाहिए। तो श्रवण यंत्र बच्चों को पहले जांच कराना चाहिए। जांच कराने के बाद कितना डीबी आ रहा है, कैसा हो रहा है, कितना दिक्कत है, उसके अनुसार उसको ऑडियोलॉजिस्ट से मिलकर के श्रवण यंत्र देना चाहिए। एक हेडिंग यहाँ पर आता है श्रवण यंत्र युक्त श्रवण आरेख। दोस्तों ऑडियोग्राम होता है, ठीक है। ऑडियोग्राम जैसे कान की जब जांच हम लोग करते हैं तो कान की जांच हम लोग करते हैं तो ये एक ऑडियोग्राम होता है, ठीक है। आप नेट पर उसको सर्च करके ऑडियोग्राम क्या होता है देख लीजिएगा। अगर नहीं मिलता है तो ऑडियोग्राम के बारे में हम एक बार और विस्तृत आपको बता देंगे। तो दोस्तों जो हम लोगों ने ग्रुप हियरिंग एड के बारे में देखा, जो हियरिंग एड के बारे में यूनिट नंबर 4 आपका था, तो यूनिट नंबर 4 में हम लोगों ने हियरिंग एड का देख रेख
देखा, और व्यक्तिगत हियरिंग ऐड और सामूहिक हियरिंग ऐड, दोनों हियरिंग ऐड के बारे में हम लोगों ने देखा। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आपका यूनिट नंबर 5 होगा, ऑडिटरी ट्रेनिंग। यानी ऑडिटरी ट्रेनिंग, मशीन अब लग गया बच्चों को तो ऑडिटरी ट्रेनिंग दिया जाता है, बोलने का अभ्यास कराया जाता है। वो क्या चीज़ होता है नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, और ये वीडियो आपका लास्ट वीडियो होगा इस पेपर नंबर 2 का। दोस्तों पेपर नंबर 3 का है, सॉरी ये पेपर नंबर 2 का, अभी हम लोग पेपर नंबर 2 ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये पेपर नंबर आपका 2 ही चल रहा है। पेपर नंबर 2 का 5वां ये जो वीडियो होगा ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और सारे टॉपिक वाइज आप पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, आप आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब पर जाएंगे तो उसका जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर आपको ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे पेपर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।